यूनिट फर्स्ट का हमारा अब सेकंड टॉपिक हमारे साथ। पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्थ व्यवस्था का परिचय हमने पढ़ा, प्रकृति पढ़ी और उसके हमने क्षेत्र पढ़े थे। बाकी सारी बात हमने कर ली, ठीक है। अब बेटा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो उसका दूसरा लिखो, भारतीय कृषि। हम सेकंड हम पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि की हम बात कर रहे हैं। इसी के अंदर हम सारी बातें देखेंगे। इसमें दी हुई जो चीजें हैं, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है, ठीक है, भूमि सुधार क्या है, कृषि का व्यवसायीकरण क्या है, भारतीय कृषि नीति क्या है, इतने चीजें इसमें आपकी हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कृषि में जो बेसिक बात है वो भी और बाकी जो सारी बातें हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात लिखिए, सबसे पहले एक बात लिखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो भारत में जो कृषि क्षेत्र है, इसमें लगभग 49% लोग जो है लगे हुए हैं। अभी लगभग 49% लोग जो हैं इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कृषि है, ये कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का ये आधार है, आधारशिला है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है। करते हैं तो ये निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय, मतलब जितने लोग निजी काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं, ठीक है। देखो लोग क्या करते हैं, दो तरह काम करते हैं, या तो कहीं नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, इधर उधर नौकरी करते हैं, ठीक है। और या क्या करते हैं, खेती करते हैं, या कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, कुछ सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है ना। देखो तो निजी क्षेत्र निजी मतलब क्या हुआ, जो अपना काम कर रहा है। देखो फैक्ट्री तो किसी एक की होगी, मालिक तो कोई एक होगा उसका, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों लोग होंगे, ठीक है। तो वो जो हजारों लोग हैं वो निजी काम नहीं कर रहे हैं, वो एक आदमी निजी काम कर रहा है। सही बात सुन रही है। तो अगर हम निजी काम को देखते हैं तो कृषि सेक्टर जो है सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कृषि क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा निजी सेक्टर है। सबसे ज्यादा लोग पर्सनल काम जो करते हैं वो खेती ही करते हैं, सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है, ठीक है। अब बेटा हमारा जो कृषि क्षेत्र है, इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, इसमें दिक्कत ये है कि हमारी पूरी कृषि का 55% जो है ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। 55% जो कृषि है ये वर्षा पर ही निर्भर करती है। आप भी ध्यान रखना, इतनी बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। वर्षा पर ही करती, ये निर्भर करती है, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ और बातें करते देखिए। हमें जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कृषि का वर्तमान में जो योगदान है वो 16% है। योगदान कितना है? 16%। अभी हम कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं कृषि के बारे में। 16% जो है इसका योगदान है, एक बात अभी याद रखना, ठीक है। तो भारतीय कृषि में हमने कुछ बेसिक बातें हमने करी हैं, जहां मैंने आपको बताया कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का अपना आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र में 49% लोग लगे हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है। और सबसे बड़ा निजी क्षेत्र कौन सा है? कृषि।
सबसे बड़ा निजी क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। उद्योग नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। और 55% जो कृषि है वर्षा पर ही आधारित है। और दूसरा जीडीपी में योगदान कितना है इसका? 16% का हमारा योगदान है। ये दो बात आप कम से कम याद रखना कि जीडीपी में योगदान 16% है और सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा निजी क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। आप ही याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा बेसिक से आगे चलते हैं। लिखो भारतीय कृषि में फसलों के प्रकार। लिखो दरअसा फसलों के प्रकार। फसलों की प्रकार की बात करते हैं। फसलों के प्रकार जो बात है बहुत कॉमन है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा। फसलों के प्रकार। फसलें बेटा आपको पता है कि 3 प्रकार की होती हैं। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी होती है रबी की फसलें, दूसरी होती हैं खरीफ की फसलें और तीसरी होती हैं जायद की फसलें। पहले रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो इन्हें याद करने के लिए बेटा मैंने आपको भी आपको बताया होगा, आप बस ऐसा ध्यान रखना कि रवि नाम का बेटा एक लड़का है, ये दिवाली में आता है और गेहूं उगे जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि दिवाली जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। दिवाली कब होती है? हमेशा अक्टूबर नवंबर में होती है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। तो बेटा रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसे हम बोएंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और फिर कब काटेंगे इसको? हम 6 महीने में काटते हैं, ठीक है। हाँ लिखो मार्च अप्रैल में से हम काट देते हैं, इसे हम मार्च अप्रैल में काट देते हैं, मार्च अप्रैल में हम इसे काट देते हैं। खरीफ की फसल खरीफ कब बोएंगे इसको? हम जून जुलाई में, ठीक है। देखो मार्च अप्रैल में हम इसे बोते हैं ना, फिर मार्च अप्रैल में हम जायद बो देते हैं। जब इसे काटते हैं फिर हम क्या बो देते हैं? जायद बो देते हैं। चाहे आप यहां लिख लो, हम मार्च अप्रैल में, बीच के महीनों में मार्च अप्रैल में ये हम जायद बोते हैं। और ये 3 महीने की फसल होती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून जुलाई में से काट देते हैं, जून जुलाई में से हम काट देते हैं। ये 3 महीने की फसल होती है। वो ये बेल वाली फसल आपकी सारी इसमें आती है, कद्दू, लौकी, तुरई, ये सब चीजें, ठीक है। और जब जून जुलाई में हमने काट दी ये वाली फसल, अब हम क्या बोलते हैं? जून जुलाई में आपका मानसून आ जाता है, जून में 1 तारीख को मानसून आता है, तो जून जुलाई में हम खरीफ बोते हैं, जून जुलाई में। और अब कब काटेंगे इसको? अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अब अक्टूबर नवंबर हमको ये वाली बोनी है। अक्टूबर नवंबर में इसे हम काट देते हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर हम इसे हम काट देते हैं। बात सबको समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात। देखो भाई रबी की फसल जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ठंड का महीना है, तो ये फसल शीतकालीन फसल होती है, शीतकालीन फसल है। ये फसल गर्मियों में होती है, तो ये ग्रीष्मकालीन फसल है, ग्रीष्मकालीन फसल है, ठीक है। और जायद की फसल कैसी होगी? ये ग्रीष्मकालीन की ये वाली फसल, ये कैसी फसल होगी? यही बेटा आपकी क्या है? ग्रीष्मकालीन है। भाई ग्रीष्मकाल तो होता है इस टाइम पे, लेकिन याद रखना खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बेटा बोते हैं इसको, और जून में ही अपना मानसून आता है 1 तारीख को। तो ये वर्षा के टाइम पे ज्यादा इसे बोते हैं, बारिश आती है इस टाइम बहुत, इसलिए इस फसल को वर्षा कालीन फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल को हम लोग वर्षाकालीन फसल भी कहेंगे, आप ही याद रखना। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, चलो कौन कौन सी बेटा फसलें होती हैं इसके नीचे लिखो। रबी में कौन सा होगा? रबी में गेहूं, रवि नाम का लड़का है। अक्टूबर नवंबर बेटा क्या करेगा? ये आएगा दिवाली में और गेहूं बोके जाएगा, दिवाली में आएगा ये गेहूं। गेहूं के साथ फिर हम क्या बोते हैं? जौ, बताओ आपको, चना, ये वाली चीजें। गेहूं लिख लो, जौ, चना, मटर, सरसों, मटर याद करना, सरसों, मटर, सरसों, मसूर, आलू, मसूर, मसूर और आलू, मसूर और आलू। ये जो फसलें हैं ये सब रबी की फसलें हैं। यहां तक बेटा आपको पता रहते होंगे वैसे, ये गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, यहां तक आपको पता रहता होगा। दो याद रखना, मसूर और आलू। कैसी फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में आ जाओ, धान, जौ, नहीं सॉरी, ज्वार, ज्वार, बाजरा,
ये सब इसमें आती है। मोटी अनाज इसमें आता है आपका। लिखो ज्वार बाजरा, मक्का, 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 ठीक है। गन्ना में तो इसमें आता होगा, गन्ना है, गन्ना भी इसमें आएगा, गन्ना, तिल, मूंगफली, तिल हो गया, मूंगफली, और कौन आएगा इसमें, ठीक है, मडुआ, रागी, रागी इसमें आएगा, मडुआ, मडुआ यानी कि रागी, वो भी इसी में आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा लिखो उड़द, कपास और सोयाबीन, ये भी इसमें आती हैं। इसके आगे लिखना उड़द, कपास और सोयाबीन, सबसे ज्यादा इसी में है सोयाबीन। उड़द, कपास और सोयाबीन सबसे ज्यादा इसी में ही है, ठीक है। जायद की फसलों में लिख लो, जायद की फसलों में, ठीक है। इसमें तो आप लिख लो भिंडी, एक भिंडी, आप पता ना जिस टाइम पे खेतों में कद्दू लौकी हुई रहती है, उसी टाइम पे खेत में भिंडी भी हुई रहती है। पता है किसी को ये बात? तभी तो ये बात पता है। जिस टाइम खेतों में कद्दू, लौकी, तुरई, ककड़ी वगैरह हुई रहती है हमारे खेत में, पता होगा आपको, उसी टाइम में बरसात के टाइम पे क्या होती है, भिंडी भी होती है नहीं? उस टाइम पे क्या होती है आपकी, भिंडी भी होती है। और बाकी तो फिर इसमें सब बेल वाली बेटा सब आती हैं, बेल वाली, इसमें ककड़ी हो गया, ठीक है, लौकी हो गई, तुरई, ये सब इसमें आपकी आती है, ठीक है। तरबूज, खरबूज भी आपका इसी में आता है, तरबूज और खरबूज ये सब बेल वाले होते हैं, पता होगा आपको। तरबूज और खरबूज ये सब बेल वाली होती हैं, ये सब इसी में आती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो हमने सबसे पहले हमने देखा था तो थोड़ी बेसिक बातें, बेसिक बातों में केवल दो बातें मैंने आपको याद रखने को बोली। पहला, कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है। दूसरा, कृषि का जीडीपी में योगदान कितना हमारा, 16% का इसका योगदान है, याद रखना। और कितने परसेंट लोग पूरा कृषि में लगे हुए हैं, लगभग 49% लोग अभी भी हमारे क्या है, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, ठीक है। फसलों का हमने डिवीजन किया, रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार की आपकी फसलें हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा इनको याद रखना। अब यहाँ पे देखो, इतना तो आपको पता ही है, ये 2 याद रख लेना, ये इधर वाली पता ही होती है ना, तो बाकी जो बचती है वो सब इधर ही आती है अपने आप में, ये तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका मसूर और ये आलू याद रखना, यहाँ उड़द, कपास, सोयाबीन यहाँ याद रखना, ठीक है ना। जो कंफ्यूजन वाली है उनको याद रखना। अब लिखो फसलों का वर्गीकरण, फसलों का बड़ा आप लिख लो वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। चलिए बेटा, हम फसलों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो फसलों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं वर्गीकरण में। सबसे पहले खाद्यान्न फसलें, सबसे पहले आपकी होती है, लिखो खाद्यान्न फसलें। दूसरी होती है वाणिज्यिक फसलें और तीसरी होती है नकदी फसलें। पता ही होंगे आपको ये, खाद्यान्न फसलें, दूसरी होती है वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें, और तीसरी कौन सी होती है, नकदी फसलें, नकदी फसलें, इसे आपकी नकदी फसलें होती हैं, आप ही याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, जब हम खाद्य फसलों की बात करते हैं तो ये कौन सी वाली फसलें हैं, सिंपल सी बात है, जिन्हें हम खाने के लिए उगाते हैं। गेहूं, धान, ये सब खाद्य फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलें जिन्हें हम मुख्य रूप से व्यापार के लिए उगाते हैं, कपास, रबर, ये सब चीजें इसमें होती हैं। नकदी फसलें जिन्हें हम बेचने के लिए कमाते हैं, बेचने को धान भी बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली क्या आता है, आपका गन्ना, गन्ना लोग खाने के लिए नहीं बोते हैं, जब जो बोएगा वो बेचने के लिए ही बोएगा, वरना बोएगा ही नहीं इंसान गन्ने को। ये आपकी नकदी फसलें आती हैं, ठीक है। चाय हो गया, ये वो सब पसंद आ रही है, ठीक है। देखो
खाद्यान्न फसलों में तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले आती हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलें, ये तीन प्रकार की होती हैं, कह सकते हैं आप प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, गेहूं, धान, जौ इसमें शामिल होती हैं। इसमें है गेहूं, धान और जौ, ये तीन प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। दूसरा द्वितीय खाद्यान्न फसलें। द्वितीय खाद्यान्न फसलें, सेकंड जो खाद्यान्न फसलें हैं, इसमें आपका मोटा अनाज आता है आपका, ठीक है, जैसे आपका रागी हो गया, चना हो गया, लोग चने की रोटी खाते हैं, रागी, चना, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें सत्तू वगैरह वगैरह, जो सब चीज आती हैं ये इसमें आती हैं। सत्तू वगैरह किसमें आती हैं? सत्तू ये इसमें आती है। थर्ड प्रकार की, तीसरी, ठीक है, इसे लिखो। इसे मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसा वाला आता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना। मोटा अनाज वैसे बेसिकली हम इसको कहेंगे मोटा अनाज। तो आपसे अगर कभी कोई पूछेगा कि मोटा अनाज कैसी खाद्य फसल है, तो आप बताओ देखिए तृतीय श्रेणी की खाद्य फसल है। बात समझ आ रही है? प्रथम श्रेणी की बेटा खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, धान। द्वितीय श्रेणी में कौन सी है? मडुआ द्वितीय श्रेणी में है, मडुआ, चना और सत्तू, ठीक है। और तृतीय में क्या आपका? मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपके तृतीय श्रेणी में आती है, ठीक है। वाणिज्यिक फसल लिखो। वाणिज्यिक फसलें ये कौन सी होती हैं? वाणिज्यिक फसलें, इन्हें थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, ये सब हमको पता रहती हैं, ठीक है ना। देखो वाणिज्यिक बेटा फसलें कौन सी होती हैं? जो मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का उनका व्यापार, ये इनका उद्देश्य है मूल रूप से व्यापार के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है, व्यापार के लिए उगाई जाती हैं। ये जो फसलें होती हैं ये चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक, जैसे ये आपकी कितने प्रकार की थी खाद्य वाली? तीन। व्यापारिक फसलें चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तिलहनी फसलें। सबसे पहले आपकी आती है तिलहनी फसलें। भाई तिल वाला आ जाएगा, जैसे हम तेल निकालते हैं, जैसे आपका मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, ये सब क्या है? तिलहनी फसलें हैं। ये सब आपकी तिलहनी फसलें हैं। सेकंड आ जाओ, सेकंड लिखो रेसे वाली फसलें। जिससे धागा निकलता है, जैसे आपका कपास हो गया, दूसरा इसमें आपका जूट आ जाता है, एक इसमें आता है सनई, ये भी ऐसा ही होता है, सनई, याद रखना, ठीक है। वाणिज्यिक फसलों में तीसरी प्रकार की जो फसलें होती हैं ये होती पेय फसलें। चाय, कहवा, मतलब चाय और कॉफी, वो इसमें आती हैं। चाय और कहवा, ठीक है, और है हाँ पेय वाली है ये। और चौथी आती हैं बागवानी फसलें। चौथी आती हैं बागवानी फसलें। इसमें कौन सी आएगी? जो बगीचों में होते हैं, फल, सेब हो गया आपका, लिख लो, फल, सब्जियां, मसाले, फूल, ये सब इसमें आती हैं। फल, सब्जियां, मसाले और फूल भी एक बागवानी फसल है। फूल कैसी फसल है? बागवानी फसल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो हो गया है, ठीक है। नकदी बेटा फसल क्या होती है? देखो इन दोनों फसलों का अंतर क्या होता है? देखो इसको सीधे नहीं बेचते बेटा, देखो इनको सीधे नहीं बेचा जाता है। बात सुन रही है? सीधे आप यहां एक बात आप लिख लो, ठीक है, जिन्हें तुरंत या सीधे बेचकर
नकदी प्राप्ति की जाती है, नकदी प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब काटा और बेच दिया, काटा और सीधे बेच दिया, इन्हें बोलते हैं नकदी फसलें। जैसे बेटा आपका जूट है, ठीक है। देखो जूट बेटा आपका, जूट रेशे वाली फसल, वाणिज्यिक फसल भी है और नकदी फसल भी है, ठीक है। लिख लो जूट, गन्ना, जूट गन्ना, ये सब आपका दोनों इसमें आता है। जूट लिख लो, गन्ना, ठीक है। कपास, तंबाकू, कपास और तंबाकू, ये फसलें हैं। कैसी फसलें हैं ये फसलें कैसी हैं? ये है नकदी फसलें, नकदी फसलें। वाणिज्यिक फसलें नकदी फसलें एक ही होती हैं, इतना कंफ्यूजन आयोग कभी इसलिए पैदा करता नहीं है। बस याद रखना, वाणिज्यिक फसलों को हमने कई कैटेगरी बांटा है। नकदी फसलें वो है जिनको बेच के हम तुरंत क्या कमाते हैं, हम क्या कमाते हैं, तुरंत हम नकदी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नकदी फसलें। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। तो फसलों के वर्गीकरण में हमारे पास 3 तरह की फसलें मैंने आपको बताई। पहली कौन सी थी? पहली है खाद्य फसलें। दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी फसलें हैं? वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलें कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। और तीसरी आपकी नकदी फसलें हैं, ठीक है। बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। देखो भाई, ये टॉपिक ऐसा है, मतलब अभी तक जो चल रहा है ये ऐसा टॉपिक है, एक बार पढ़ो बस बात खत्म, है ना। एक बार पढ़ने से ज्यादा इसमें आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। लिखो नकदी फसलें, सॉरी फसल चक्र। अगर लिखो फसल चक्र, नकदी फसल हो गई है। अगर आप लिखो फसल चक्र, फसल चक्र, अगर आप लिख लो फसल चक्र के बारे में, फसल चक्र, ठीक है, हो गया है, ठीक। भाई फसल चक्र बेटा क्या है? जब विभिन्न फसलों को हम क्या करते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद हम रिपीट करते हैं, काय के लिए? ताकि बेटा जो जमीन है उसकी उर्वरकता जो है, फर्टिलिटी बनी रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? फसल चक्र। भाई एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, लिखो, लिखो जब, या इसके अंतर्गत, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न फसलों को एक ऐसे क्रम में उगाया जाता है, विभिन्न फसलों को एक ऐसे क्रम में उगाया जाता है, क्रम में उगाया जाता है, विभिन्न फसलों को एक ऐसे क्रम में उगाया जाता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? फसल चक्र। उसी को ही फसल चक्र कहा जाता है। बनी रहे, या बड़ा आप कह सकते हैं कि उर्वरा शक्ति, क्या उर्वरा जो शक्ति है उसका न्यूनतम ह्रास हो, बहुत कम ह्रास हो, बहुत कम लॉस हो उसका, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फसल चक्र कहेंगे, याद रखना, ठीक है। वेरी गुड। इसमें एक बात आप और लिखो, लिखो इसमें, यानी कि फसल चक्र में, इसमें पूरक फसलें, कॉम्प्लीमेंट्री फसलें, मतलब जिसके बदले हम दूसरा यूज कर सकते हैं, चाय की जगह कॉफी, ऐसा वाला उस दिन समझाया था। लिखो इसमें पूरक फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, इसमें पूरक फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, ठीक है। याद रखना, फसल चक्र की यही सबसे बड़ी शर्त होती है, यही सबसे बड़ी शर्त है फसल चक्र की, है ना। फसल चक्र की सबसे मेन बात वो यही है कि सब पूरक फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, जो पूरक फसलें हैं और एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है ना अतुल, इसमें अधिक
खाद और पानी वाली फसलों के बाद हमेशा कम खाद और पानी वाली फसलों को बोया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसमें अधिक खाद व पानी वाली फसलों, अधिक खाद और पानी वाली फसलों के बाद कम खाद व पानी वाली फसलों को बोया जाता है। कम खाद और पानी वाली फसलों को बोया जाता है। किसमें बोया जाता है, इसमें। ठीक है, अधिक मतलब फसल चक्र के अंतर्गत ये सब हम काम करते हैं। हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि फसल चक्र से बेटा हमें लाभ क्या होता है, ऐसे कोई खास बात नहीं लिखाने लायक। ठीक है भाई, सबसे पहले बात तो आप जान ही रहे हैं कि इसकी उर्वरक शक्ति जो होती वो बनी रहेगी, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बात लिखो, रोग, कीट और खरपतवार को हम वीड्स से कहते हैं। ठीक है, WEEDS, वीड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे लिख लो, रोग, कीट व खरपतवार के नियंत्रण में ये सहायक होता है। रोग, कीट और खरपतवार, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं वीड्स, इसके नियंत्रण में यह सहायक होता है। क्या सहायक होता है, फसल चक्र। मतलब अगर हम इस तरह से अगर हम फसलों को बोते हैं एक निश्चित क्रम में, तो रोग बेटा कम लगेंगे फसलों में, कीड़े कम लगेगा, और खरपतवार जो है ये भी आपका कम होगी। खरपतवार जानते हो, मतलब फसल के बीच में जो ऐसी अनाप शनाप घास उग जाती है, ऐसी वाली चीजें। ठीक है ना, जैसे बेटा हम लोग निराई करके फिर निकालते हैं, होती निराई, यहाँ पे घरों में काम करते हैं ना, गांव में खेतों में निराई वगैरह, वही वाली बेटा आप यहाँ पे चीज है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो हमने बात करी है फसल चक्र के बारे में। मैंने आपको बताया फसल चक्र का मतलब एक निश्चित क्रम में हम क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। इसमें पूरक फसलों को निश्चित क्रम में उगाया जाता है, मेन बात इसमें यह है। और अधिक खाद और पानी और सिंचाई वाली फसलों के बाद कम खाद, पानी, सिंचाई वाली फसलों को इसमें उगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, लिखो भूमि का उपयोग। लिखो भारत में भू उपयोग, जमीन का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं भारत में। लिखो भू उपयोग, भारत में भू उपयोग। यहां से आपका बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, भारत में भू उपयोग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, यहां से आपका बेटा क्वेश्चन बन सकता है भू उपयोग से। ठीक है, चलो बेटा देखो, हमें अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत में कुल शुद्ध बोया गया जो आपका क्षेत्रफल है, कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, भारत में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है रवि? 46%। याद रखना, इन बातों को भूलना मत, आंकड़ों को मत भूलना। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है ये 46% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लिख लो, 46% है। सॉरी, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मतलब जिसमें हम बोते हैं, गेहूं धान हम बो रहे हैं। देखो, कृषि योग्य भूमि होना अलग बात है और उसमें बुआई करना अलग बात है। देखो, पहाड़ों में कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन लोग बो नहीं रहे हैं। बात समझ की जा रही? ठीक है, लोग बोन रहे हैं, बंदर खा ले रहे हैं, सुअर खा ले रहे हैं। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। कितना परसेंट है? 46% है, आप याद रखना। ठीक है, और जो 46% ये है अपने आप में, देखो भाई कोई भी चीज बेटे क्या होती है अपने आप में, क्या होती है 100% होती है। कुल जमीन का 46% जो है वो अपने आप में 100% हुआ। ठीक है, इस 46% में से इस 46%, ये आ गया आपका 50%, ये आ गया आपका 75%, अगर मैं इसको मिला दूंगा तो, और इसका थोड़ा और ज्यादा। ठीक है, कितना? नहीं इतना नहीं, ये बेटे कितना हो गया? 50% हो गया है, और ये हो गया आपका 75%, है ना? तो इतना नहीं है, लगभग 65%। कितना आपका? 65%, मतलब इतना एरिया 65%। इसमें हम खाद्यान्न बो रहे हैं, खाद्यान्न वाला जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। फसलें 3 प्रकार की हैं। बाकी जो आपका एरिया बच गया है 35% का, उसमें हम क्या करते हैं?
नकदी फसलें और वाणिज्यिक फसलें बोते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो कुल बोया गया क्षेत्रफल में से 65% पर हम क्या बो रहे हैं? खाद्यान्न बो रहे हैं। सर इसका मतलब क्या हो गया? बाकी 35 पर, बाकी कितने पर आपका 35 पर हम क्या बो रहे हैं? वाणिज्यिक फसलें प्लस कौन सी है? नकदी फसलें। आप याद रखें इस बात को, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बोया गया क्षेत्र जो हम बो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बंजर एरिया, बंजर यह है 15%। कुल भूमि का 15% जो है वो बंजर है, इसमें का नहीं, ये तो बोया गया है। ठीक है, जितनी हमारी कृषि भूमि है हमारे पास, जैसे मैंने कह दिया गांव में छोड़ दी है। ठीक है, ये तो बोया गया क्षेत्रफल, जितना हम बो रहे हैं उसका 65 ये और अपना 35 ये है। बंजर कितना हमारे पास है? 15%। याद रखना, लिखो 15% भाग बंजर भूमि है। ठीक है, अब देखो भाई 15% बेटा अपने आप में क्या हो गया? फिर अपने आप में 100% हो गई भाई। 15% क्या हो गया? अपने आप में 100% हो गया। ठीक है, इसमें से ठीक है, बहुत अच्छी बात है। छोड़ो, अब इतना ज्यादा हमें करना नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया ना, बंजर भूमि होती है, इसमें आप कह सकते हो एक होता है आपका उष्ण बंजर, एक होता है शीत बंजर। कल मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा रहा था, जो आपका मरुस्थल होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका उष्ण यानी गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। ठीक है, तो ऐसे ही जो बंजर है आप बेटा याद रखना, इसमें दो बातें। ठीक है ना, इसे छोड़ते हैं, इसमें दो बातें आप याद रखना, ऐसे लिख लो, इसमें दो बातें। ठीक है, लिखो उष्ण बंजर भूमि और दूसरी है शीत बंजर भूमि। उष्ण बंजर भूमि और दूसरी है शीत बंजर भूमि। शीत बंजर भूमि है मतलब जो एक गर्म बंजर भूमि है जहां बारिश नहीं हो रही है, गर्मी ज्यादा है, और एक आपकी है बंजर भूमि है लेकिन ठंडी है, पहाड़ों को मान लो आप ऐसा। तो उष्ण बंजर भूमि में याद रखना राजस्थान का पहला स्थान है, बस ये याद रखना आपको। और शीत बंजर भूमि में जम्मू एंड कश्मीर का पहला स्थान है। शीत बंजर भूमि में किसका स्थान पहला है? जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है। एक बात आप ये याद रखना। ठीक है, चलो, तो हम भू उपयोग की बात कर रहे हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हमारा कितना है? 46% है, और इसमें से 65% हम क्या हो रहे हैं? खाद्यान्न बो रहे हैं। बाकी 35 पर हम नकदी और वाणिज्यिक फसलों को बो रहे हैं। बंजर भूमि हमारे पास 15% है। इस 15% में जो उष्ण बंजर भूमि है इसमें पहला स्थान राजस्थान का है। तो फिर हर जिले वाइज बेटे मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग अलग है। भाई राजस्थान में आपका सबसे ज्यादा 62% है। कितना परसेंट है यहाँ पे? ये 62। ये याद नहीं रखना आपको, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में बेटा ये आपका सबसे ज्यादा है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब हम थोड़ी आगे बढ़ते। देखो भूमि का बेटा उपयोग जो है ना वो इसकी जोत के आधार पर भी होता है। किसके आधार पर होता है? जोत के आधार पर। लिख लो, लिखो भारत में कृषि जोत का वर्गीकरण, भारत में कृषि जोत का वर्गीकरण। देखो भारत में कृषि जोत का वर्गीकरण, भारत में कृषि जोत का वर्गीकरण, कृषि जोत का वर्गीकरण किस प्रकार से है? वर्गीकरण। ठीक है, कृषि जोत का मतलब बेटा क्या होता है? मतलब एक बार में हम कितनी खेती को जोत सकते हैं। बात समझ आ रही है? उससे बेटा हम क्या बोलेंगे? एक जोत, दो जोत, ऐसा वाला। ठीक है, इस आधार पर जो खेती है उसे 5 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा यहां से बन सकता है आपका, याद रखना। सबसे पहले बेटा जो आपकी जोत होती है उसे बोलते हैं सीमांत जोत। सीमांत जोत इसे कहा जाता है, सीमांत जोत। ठीक है, सीमांत जोत तो हम किसे कहेंगे? सीमांत जोत। लिख लो, लिखो 0 से 1 हेक्टेयर। ठीक है, बेटा आप सीधे ऐसा कह सकते हैं आप 1 हेक्टेयर से कम। 0 से बात की है। ठीक है, अगर 1 हेक्टेयर से कम की अगर आपके पास जोत है तो उस जोत को हम क्या बोलेंगे?
उसे हम बोलेंगे सीमांत जोत, याद रखना। दूसरी बेटा आपकी आती है लघु जोत। 1 से 2 हेक्टेयर की अगर आपके पास जमीन है तो ये लघु जोत कहलाएगी। अदल बात समझ आ रही है? ठीक है। तीसरा अर्ध मध्यम जोत। तीसरी आपकी होती, लिखो अर्ध मध्यम जोत। अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जो बेटा आपकी जोत है, अर्ध मध्यम जो आपकी जोत है, ये 2 से 4 हेक्टेयर की होती है। 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम। चौथा मध्यम जोत, ये 4 से 10 हेक्टेयर की होती है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर की होती है, याद रखना। और अगर 10 हेक्टेयर से ऊपर की जोत है तो इसे हम बोलते हैं बड़ी जोत। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत और 10 हेक्टेयर से ऊपर होती है बड़ी जोत। एग्जाम में सर कौन सी आती है ज्यादातर? सीमांत जोत, याद रखना। भारत में 87% बेटा लोगों के पास छोटी जोत है। 87% मतलब ज्यादातर बेटा भारत किसमें डील करता है? सीमांत जोतों में। छोटे छोटे खेत हैं बेटा, बंटवारे हो गए खेतों के, तो इसलिए अभी सीमांत जोतों में बढ़ गए हैं, आप ही याद रखना। 87% जोते हैं ना वो सीमांत है, मतलब आप ही समझ लो ना, सीधी सी बात ये है 87% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, ये इसका मतलब है। ठीक है, 87% किसान कैसे हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। इतनी बात सब पसंद आ गई? आ गई है, वेरी गुड। ठीक है, चलो। तो हमने देखा भू उपयोग। हमने क्या देखा? यहां पे भू उपयोग हमने देखा। इसमें मैंने 2-3 बात आपको समझाई है। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो कुल खाद्यान्न फसलें हैं वो कितनी है, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है हमारा? बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 46% है। और उसमें से सबसे ज्यादा हम क्या बोल रहे हैं? खाद्यान्न। तो भारत में सबसे ज्यादा बेटा कौन सी फसल बोई जाती है? खाद्यान्न फसलें। बात सुना रही है? अगर हम सबको मिला लेंगे तब भी सबसे ज्यादा कौन सी होगी? खाद्यान्न फसलें आपके सबसे ज्यादा में निकल के आएंगे। ठीक है, फिर बेटा मैंने आपको बताया हमारी बंजर भूमि कितनी है हमारे पास? 15%। 16% है, 15 तो लिखा है मैंने, अभी 15% है। और बंजर भूमि में सबसे पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। अगर आप शीत उष्ण छोड़ दो तब भी राजस्थान का रहेगा। ठीक है, अगर हम शीत उष्ण को छोड़ देंगे तब भी किसका रहेगा? राजस्थान का। लेकिन अगर स्पेशल आपसे पूछे कि शीत बंजर भूमि में किसका स्थान पहला, तब आप क्या बताओगे? तो आप जम्मू कश्मीर का बताओगे आप। लेकिन अगर आप सीधे पूछेगा, आपसे अगर पूछिए कि बंजर भूमि में पहला स्थान किसका है, तो राजस्थान का है। और उष्ण बंजर में तो राजस्थान का है ही है, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखो कृषि निविष्टियां। निविष्टियां बोले तो इनपुट। इनपुट बोले तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए जिन चीजों की हम आवश्यकता में होती है उन्हें हम बोलते हैं कृषि इनपुट। एग्रीकल्चर के वो क्या है? इनपुट है। बात सब पसंद आ? ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कृषि निविष्टियां। हेडिंग लिखो कृषि निविष्टियां या एग्रीकल्चर इनपुट, जो भी आपको लिखना लिख लो। कृषि निविष्टियां, कृषि निविष्टियां, निविष्टियां ये हमारा एग्रीकल्चर का बड़ा आपका इनपुट रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें कृषि को अच्छा बनाना है, अतुल अच्छा अगर हम बनाना है कृषि को, तो हमें बेटा किस किस चीजों पे काम करना पड़ेगा? हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें क्या क्या चाहिए होगा? भाई जमीन तो जैसी है वैसी है, जमीन पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई हमारी खेती जो है, जो हमारे पास जमीन है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस जमीन अगर अनफर्टाइल है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? हम फर्टाइल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अच्छे हम उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अच्छे उर्वरक हैं वो बेटा क्या हुआ? आपका एक इनपुट हुआ। वो क्या हुआ? अपने आप में एक इनपुट हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो कृषि में जो निविष्टियां इनपुट है वो क्या क्या है? नंबर एक लिखो बीज, यानी कि सीड्स। नंबर 1 लिखो बीज। निविष्टियां बोले तो इनपुट की बेटा हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे आपके इनपुट्स हो सकते हैं। सबसे पहले लिखो बीज। बीज एक इनपुट है। ठीक है, याद रखना। इतनी बात सब समझ आ रही है? ठीक है, चलो
मतलब बीज एक इनपुट है, बाकी इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना एक बीज अधिनियम आपका बना था, एक बीज अधिनियम, ठीक है, 1966 में आपका बना था। लिखो बीज अधिनियम 1966 का बना था। बीज अधिनियम 1966 का है। बीज अधिनियम 1966 का अधिनियम है ये, ठीक है। एक बात आप ये याद रखना, और एक बात आप याद रखना, बीच में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, पंचवर्षीय योजना, 12वीं बेटा जो पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक थी ये? 12 से 17 थी ये, बीच में फिर आपका नीति आयोग आ गया था, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय बीज मिशन का प्रस्ताव रखा गया था। राष्ट्रीय बीज मिशन, लिखो राष्ट्रीय बीज मिशन का प्रस्ताव रखा गया था। राष्ट्रीय बीज मिशन का प्रस्ताव यहां पे रखा गया। कितनी बात सब पसंद आ रही है? राष्ट्रीय बीज मिशन का प्रस्ताव रखा गया था, एक बात आप ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक बात और लिखो, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज, लिखो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र कहां बताया मैंने आपको? ये वाराणसी में है, यानी कि यूपी में है। राष्ट्रीय कृषि एवं प्रशिक्षण केंद्र ये वाराणसी में है। एक बात आप भी याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। कृषि इनपुट की बात करें हमने, तो हमने सबसे पहले बीज की बात करी है। तो बीज अधिनियम कब का है रवि? 1966 का है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बीज मिशन रखा गया था, ये एक कार्यक्रम आया, मतलब एक प्रस्तुत हुआ था ये, फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना ही खत्म हो गई आपकी। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये यूपी में है, कहां? वाराणसी के अंदर, ठीक है। चलो अब कृषि, अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो दूसरा इनपुट है वह है उर्वरक। दूसरा क्या है इनपुट? दूसरा इनपुट क्या है? उर्वरक। लिख लो दूसरा, सेकंड, यह है उर्वरक, ये दूसरा इनपुट है, लिखो उर्वरक, ठीक है। और उर्वरक में बेटा आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बेटा हम किस उर्वरक का यूज करते हैं? हम किसका हम यूज करते हैं? तभी हम किस उर्वरक का यूज करते हैं बता दो। खेतों में कौन सा खाद डालते हैं हम? खेतों में तुमने कभी खेत में आज तक कभी खाद डाली है? क्या डालते हैं हम? यूरिया। तो क्या डालते हैं हम? यूरिया, ठीक है। तो उर्वरक का मतलब बेटा किस बात से? यहां पे यूरिया से। एक बात आप लिख लो, भारत लिख लो, भारत यूरिया की आवश्यकता, यूरिया की बेटा जितनी आवश्यकता होती है ना, भारत को आवश्यकता होती है, इसका 80% जो है भारत स्वदेशी उत्पादन करता है। इसका स्वदेशी उत्पादन करता है। 80% जो एरिया है जितना हमें चाहिए होता है, 80% यूरिया भारत खुद उत्पादित करता है। आप याद रखना, ठीक है। लेकिन आपको बेटा पता है यूरिया के मामले में एक आध बात याद रखना, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त बेटा क्या है? एक उर्वरक है। कैसे युक्त है ये? नाइट्रोजन युक्त। एक बात लिख लो, यूरिया यह एक नाइट्रोजन युक्त क्या है? उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन लगभग 46% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है इसमें? लगभग 46% में आपका नाइट्रोजन होता है। एक बात आप भी याद रख लेना,
ठीक है, तो इसका उपयोग, इसका स्वदेशी उत्पादन भारत कितना कर रहा है? 80%। बाकी 20% क्या करेगा? जाहिर सी बात है निर्यात करेगा, मतलब आयात करेगा, विदेश से मंगाएगा। 80% हम जब खुद पैदा कर रहे हैं तो 20% हम क्या करेंगे? विदेश से मंगाएंगे ना, जब जाके आपका काम हो पाएगा। ठीक है, आपको पता है बेटा, जब मैं आपको कभी पढ़ाता हूं, मैंने आपको कभी ज्योग्राफी के अंदर, मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया होगा मिट्टी, तब बेटा मैं आपको बताता हूं कि भारत की मिट्टी में 3 चीजों की कमी होती है। एक आपका पोटास, याद आपको, फास्फेट और जीवाश्म बताया होगा मैंने आपको। तो यूरिया को तो बेटा हम लोग स्वदेशी उत्पादन करते हैं 80%, लेकिन पोटास और फास्फेट, ठीक है, पोटास और फास्फेट ये भी आपकी उर्वरक ही है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा मेन उर्वरक कौन सा हमारा? यूरिया। लेकिन फिर कौन सा हमारा? पोटास और फास्फेट। यूरिया का तो हम स्वदेशी उत्पादन कर रहे हैं 80%, लेकिन पोटास और फास्फेट के लिए हम पूरी तरह से बेटा निर्भर हैं। इसकी निर्भर किस नाम? निर्यात, मतलब सॉरी आयात पर, इंपोर्ट पर, आयात पर हम निर्भर है इसमें। ठीक है, इसका उत्पादन यहां नहीं होता है, याद रखना। फास्फेट और पोटास का, फास्फेट और जो पोटास है इसका हम इसके लिए निर्भर, हम किस पर निर्भर हैं? आयात पर निर्भर है। इसके लिए हम लोग आयात पर निर्भर हैं। आप एक बात ये भी याद रख लेना। ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बेटा आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और लिख लो आप, एक आप लिखो, एक लिखो आप, लिखो ठीक है, लिखो पोषक तत्व आधारित एक सब्सिडी नीति बेटा लाई गई थी। एक पोषक तत्व आधारित, पोषक तत्व आधारित, पोषक तत्व आधारित आधारित लिखो सब्सिडी नीति लाई गई थी। सब्सिडी पॉलिसी लाई गई थी। पॉलिसी, ये पॉलिसी 2011 में आपकी आई थी, 2011 में। ठीक है, 2011 में आपकी आई थी, याद रखना आप। ठीक है, चलो, तो बेटा आपकी ये नीति कब आई? कहा मैंने आपसे? 2011 में। ये भी याद रखना आप, जो सब्सिडी पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी नीति है 2011 में आई है। बेटा इस नीति के तहत क्या होता है ना, जो ये उर्वरक मिलते हैं ना, इनमें किसानों को सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, उर्वरक की जो वास्तविक कीमत होती है उसका केवल 25% से लेकर के 40% तक किसान देते हैं। मतलब अगर आपका उर्वरक 100 रुपए का है तो किसान कितने रुपए देगा? 25 से लेकर 40 रुपए तक का देगा। अलग अलग उर्वरक में अलग अलग देगा। बाकी जो रुपए हैं, मतलब 75 रुपए, वो कौन भरेगी? आपकी सरकार भरेगी। इसी को हम सब्सिडी कहते हैं। आपके हिस्से के पैसे जब सरकार जमा करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व आधारित बेटा आपकी जो सब्सिडी नीति आई है ये 2011 में आई थी। इसके अलावा लिखो नई यूरिया नीति। बेटा यूरिया नीति आई थी, नई यूरिया नीति लिखो, नई यूरिया नीति। नई यूरिया नीति 2015 में आई है। जो नई यूरिया नीति है लिखो 2015 में आई है, ये 2015 में आई है। इतनी बात सब पसंद आ रही? ठीक है, चले उर्वरक की बेटा हम बात करते तो मेन उर्वरक कौन सा है आपका? मेन कौन सा है रवि? मेन बेटा आपका है यूरिया, ये आपका मेन उर्वरक है। ठीक है, तो जरा एक दो बात हम और लिखते हैं यूरिया के बारे में। देखो इसका लिखो, यूरिया के बारे में लिखो एक बात लिखो, यूरिया के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। यूरिया के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। थर्ड पोजीशन भारत की। बेटा सबसे एक नंबर पे कौन होगा? एक नंबर पे चाइना, फर्स्ट नंबर पे आपका चीन है, सेकंड में कौन होगा?
यूएसए अमेरिका, सेकंड में आपका अमेरिका है। लेकिन अगर हम खपत की बात करते हैं, खपत में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला इसमें चीन का है खपत में। उत्पादन करना अलग बात है बेटा। देखो मैंने आपसे कहा कि 80% उत्पादन हम कर रहे हैं, तो कितना उत्पादन हम कर रहे हैं? 80% हम कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है। और खपत में हमारा दूसरा स्थान है, पहला स्थान जो है ये चीन का है, दूसरा भारत का है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहां तक की बात रवि समझ आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, चलो हो गया है, ठीक है, ठीक है। बट एक बात इसमें आप और लिखो, नीचे एक बात लिखो, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक अनुसार। देखो बेटा एक बात समझना, हम जो फसलें बोते हैं इनमें उर्वरक के तौर पर, किसके तौर पर? उर्वरक के तौर पर 3 चीजें हम डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में एनपीके। क्या बोलते शॉर्ट में इसको? एनपीके। एन बोले तो नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटास। बात समझ आ रही? ठीक है। अब ये जो आपका है एनपीके, चाहो तो आप यहां पर लिख लो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एनपीके शॉर्ट में लिख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और क्या है आपका? पोटास। इसे हम एनपीके बोलेंगे शॉर्ट में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है आपका? पोटास, फास्फोरस, ठीक है, शॉर्ट में आपका ये है। अब देखो ये जो एनपीके है, इसे जब हम खेत में डालते हैं, एनपीके को हम खेत में डालते हैं, तो याद रखना धान्य फसलों के लिए, धान्य फसलें, ठीक है, धान्य फसलों के लिए। धान्य फसलें सर कौन सी होती हैं? वो फसलें जिनके बीज को हम खाने के लिए उगाते हैं। बात समझ आ रही है? जिनके बीज को हम क्या करते हैं? खाने के लिए उगाते हैं। गेहूं, आपका धान, जौ, ये सब क्या है? इनके बीज को हम क्या करते हैं? खाने के लिए उगाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? धान्य फसलें। तो धान्य फसलों में जब हम इसको हम डालते हैं, एनपीके को डालते हैं, उर्वरक डालते हैं अच्छी फसल पैदा करने के लिए, तो इसके ऊपर जो अनुपात होता है, इसका रेशियो, एनपीके का जो रेशियो है, याद रखना ये रेशियो होता है 4:2:1। ये रेशियो याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के आ सकता है। 4:2:1। इसका मतलब क्या है? मतलब जब हम धान के खेत में इन तीनों को हम डालेंगे, मैंने मान लिया, ठीक है, तो 4:2:1, 4, 2, 6 और 1, 7। अगर हमें कुल मिला के 7 किलो अगर हमें डालना है, तो हम कैसे डालेंगे? एक मिश्रण बनाएंगे हम, उसमें 4 किलो हम क्या डालेंगे? इसमें हम नाइट्रोजन, और 2 किलो हम क्या डालेंगे? फास्फोरस, 1 किलो हम पोटास, उसका मिश्रण बनाएंगे, फिर उसको हम डालेंगे। ये इसका मतलब है। बात समझ आ रही? ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास, अगर हम दूसरी तरह की फसलें लिख लो, दलहनी फसलों के लिए, दलहनी जो फसलें हैं मतलब दाल वाली फसलें, दलहनी फसलें, ठीक है, इनके लिए जो आपका अनुपात होता है, इसके लिए ये जो अनुपात है दलहनी फसलों के लिए, ये 1:2:1 होता है, 1:2:1। और यह बेटा आपका 1:2:2 ये भी हो जाता है। ये दोनों है इसके लिए, ठीक है ना, ये भी है और ये भी है। 1:2:1 मतलब ज्यादातर आपका ये वाला आता रहेगा, 1:2:1, 121। इधर याद रखना 421। देखो 21 तो इधर भी है, 21 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पर यहां पे आपका 4 है, यहां गया आपका 1,
है ना, 4 है, इसमें से बेटा 2 और 1 इसको हम घटा देंगे मिला करके, तो यहां आपका 1 आ जाएगा। ऐसे आप इसे कर सकते हैं, याद रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है। एक बात और लिखो आप उर्वरक में ही, उर्वरक अभी हम दूसरा इनपुट पढ़ रहे हैं। पहला इनपुट हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने यहाँ पे सीड यानी कि बीज को हमने पढ़ा था, जहां हमने एक बीज अधिनियम आपको बताया था। कब आया था? 1966 में, ठीक है। और एक बीज का प्रशिक्षण और ये केंद्र है उसका, कहां है वो? वाराणसी में आपका है। और एक 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता? राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था। मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। दूसरी जो आपका इनपुट है वो आपका है उर्वरक। उर्वरक में हमने यूरिया की बात करी। यूरिया का उत्पादन बेटा भारत ही ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और विश्व में अगर हम देखते हैं तो तीसरा स्थान उत्पादन में, खपत में दूसरा स्थान है। ये सारी बात हमने देखी। यूरिया बेटा आपका नाइट्रोजन युक्त एक उर्वरक है जिसमें 46% आपकी नाइट्रोजन होती है। ये सब बातें मैंने करी है। इसका 80% का उत्पादन बेटा भारतीय करता आपका सबसे ज्यादा कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया। मतलब 86% उत्पादन, नहीं सॉरी कितना, 80% उत्पादन कहां हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है। किसका? यूरिया का। लेकिन इसके यूरिया के आयात में हम केवल 20% निर्भर है, बाकी हम यही बना रहे हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, इनके पूर्ति के लिए हम किस पर निर्भर हैं? टोटली आयात पर ही हम क्या है? निर्भर है। मैंने आपको ये बताया। अब एक बात आप और लिख लो, एक बात आप और लिखो, भारत में उर्वरकों का औसत खपत, भारत में उर्वरकों की औसत खपत, उर्वरकों की लिख लो औसत खपत, औसत जो खपत है भारत में, उर्वरकों की औसत खपत, एवरेज जो बेटा आपकी खपत है, कंजप्शन है, ठीक है, ये 137 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 137, शायद ना पूछे एग्जाम में, 137 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो याद रखना, ठीक है। और अगर हम ये पूछ सकता है, देखो खपत में प्रथम स्थान, ठीक है, खाद्यान्नों की खपत में, जिसके सॉरी उर्वरकों की खपत में पहला स्थान किसका होना चाहिए? पहले स्थान को बता सकता है क्या? नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत के राज्यों में। कौन सा? पंजाब, ठीक है। बट इसमें आपका पंजाब जो है ये पहले स्थान पर आता है। और अगर हम यूटी की बात कर दें तो पुदुचेरी ये पहले स्थान पर, ठीक है। अगर हम इनकी औसत खपत की बात करते हैं तो राज्यों में कौन है आपका? कौन है? पंजाब। पंजाब जो है पहले स्थान पर आता है। और पुदुचेरी ये यूटी में पहले स्थान पर आता है। एक बात आप ये भी याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? यहां तक की बेटा बात आपकी सबकी समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ में आपकी बात आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बेटा अब यहां पे हम उर्वरक पढ़ रहे हैं, यानी कि हम दूसरा इनपुट पढ़ रहे हैं। उर्वरक में हमने अभी तक क्या क्या देखा? क्या क्या देखा हमने उर्वरक में अभी तक? यूरिया, फास्फोरस और पोटास, उसके अंदर जो बातें थी मैंने आपको बताई। अब बेटा एक आपको होता है जैव उर्वरक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिखो, हेडिंग लिखो जैव उर्वरक, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर इसे कहेंगे, जैव उर्वरक इंपॉर्टेंट रहेगा। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर लिख लो, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। सर ये क्या होता है? ठीक है भाई, जैव उर्वरक क्या है? सीधी बात अब ये है, जैव उर्वरक क्या होता है ना, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जैव उर्वरक का मतलब क्या है भाई? जैव का मतलब क्या है? जीव। उर्वरक तो उर्वरक ही है। उर्वरक का काम क्या होता है? उर्वरक काम क्या है भाई? आपका यूरिया क्या काम है? उत्पादकता बढ़ाना। जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ है उसको उपजाऊ बनाना। उर्वरक तो उर्वरक ही है, लेकिन ये उर्वरक कैसा है? जैव। जैव मतलब वायु, जिसमें जीवन है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये क्या होते हैं? आपके सूक्ष्म जीव होते हैं ये, जो क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाने काम करते हैं। जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने काम करने वाले ऐसे जीव होते हैं उन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है।
बात समझ आ रही है? लिख लो, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी को बेटे क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, एक बात तुम्हारी छूट गई बेटा। अभी आपको याद है, मैंने आपको करंट अफेयर में आपको पढ़ा रहा था कि असम में यूरिया के लिए एक संयंत्र लगा हुआ है। याद आपको, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया होगा 2020 में, कभी बजट के अंदर पढ़ाया होगा मैंने आपको। ठीक है ना? ठीक है बेटा, यूरिया में एक बात आप लिख लो, यूरिया वाले में जो मैं इससे पहले लिखा रहा था, कहीं भी लिख लो बेटा, साइड में लिख लो, असम में असम में एक यूरिया संयंत्र लगा है। ठीक है, असम में एक नया यूरिया संयंत्र लगा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड। ये आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा तो फिर तो पता ही नहीं चल जाएगा ये असम में है करके। ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड। हाँ, ये एक यूरिया संयंत्र है, ये यूरिया संयंत्र है, ऐसा बन सकता है, ये यूरिया संयंत्र है ये। और ये कहां बना है, कहां लगा है ये? असम में लगा है ये आपका असम में लगा है। एक बात अभी याद रखना, बहुत अच्छी बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है, चलो, क्या लिखा बेटा आपने? आपने क्या लिखा? आपने जैव उर्वरक। भाई जैव उर्वरक में सिंपल से एक बात मैंने आपको क्या बताई है, ये क्या है? सूक्ष्म जीव है जो बेटा क्या करता है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। और इसमें कुछ जानना नहीं, बस एक बात आप यहां पे और याद रखना, जैव उर्वरक में एक बात लिख लो, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय, याद करना इसको, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहां है ये? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है ये गाजियाबाद में है, ये गाजियाबाद में है, याद रखना। इतनी बात सबको समझ आ रही है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक जो विकास केंद्र है ये गाजियाबाद में है। ठीक, चल बेटा, हम देख रहे हैं जो कृषि के इनपुट है, इनपुट मतलब जिनका हम यूज करके कृषि की उत्पादकता को हम बढ़ाते हैं। उसमें नंबर एक हमने क्या देखा था? नंबर एक हमने क्या देखा था? सीड यानी कि बीज। दूसरा हमने क्या देखा? उर्वरक। उर्वरक में हमें बेटा बेसिकली हमने कितने देखे? हमने 4। सबसे पहले हमने देखा यूरिया, दूसरा हमने क्या देखा? फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन तो हमारा यूरिया के अंदर ही है, यूरिया को आप नाइट्रोजन कहते हो आप, बात समझ नहीं आ रही? ठीक है। और चौथा हमने क्या देखा? जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का जो विकास केंद्र है वो कहां है आपका? गाजियाबाद में। ठीक है, अब कृषि की बड़ा उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए है वो इसका है तीसरा इनपुट, वो है सिंचाई। तीसरा इनपुट कौन सा है इसका? सिंचाई। बड़ा लिखो, तीसरा इनपुट लिखो सिंचाई। देखो याद रखना, अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, है ना? जब बेटा सिंचाई वाला टॉपिक को हम एग्रीकल्चर मतलब ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाते हैं तो वो एक अलग डायमेंशन होती है, वहां पढ़ाने का अलग चीजें होती हैं, बात समझ आ रही है? ये हम पढ़ रहे हैं कृषि के हिसाब से, मतलब इकोनॉमिक के हिसाब से। ठीक है, लिखो सिंचाई। सिंचाई की बेटा हम बात करते हैं, जरा सा सिंचाई की हम बात करते हैं। ठीक है, सिंचाई बेटा आप एक बात आप लिख लो, 1996 में एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा? 1996 के अंदर क्या है हमारा? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। एक आपका ये चला कार्यक्रम। दूसरी बात, 2015 में लिखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। 2015 में क्या आई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी। एक बात आप ये याद रखना, बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। इसके बेटा अलावा एक बात याद रखना कि भारत में लिखो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सर्वाधिक सिंचाई बता सकता है क्या? फिर बता दो, सर्वाधिक बेटे से किससे होती है? 3 ऑप्शन आपको देता हूं मैं। ट्यूबवेल, नदी से कहां पानी डाल रहे हैं, दूसरा नहर, और तीसरा तालाब। किससे होती है? बता दो। सर्वाधिक सिंचाई भारत में किससे करते हैं? मतलब ट्यूबवेल से करते हैं, ना नहर से करते हैं, या फिर अभी हम करते हैं उससे, किससे? तालाब से। अभी बता दिया है नहर से। बता दो, नहर से। बता दो अभी। ठीक है बेटा, सर्वाधिक सिंचाई हम जो करते हैं वो हम करते हैं ट्यूबवेल से। हम करते हैं ट्यूबवेल से बेटा, हम सर्वाधिक सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल। सर्वाधिक सिंचाई हम करते हैं ट्यूबवेल से। ठीक है, याद रखना बेटा, तराई में जितनी भी सिंचाई होती है ना, खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं। ठीक है भाई, नहरें कहां होंगी? सोचो, केवल नदी, जहां नदी जाएगी उसी के आसपास तो नहरें होंगी, नदी से ही नहर निकालेंगे। ठीक है, अब और नहरें कहां है बताओ भाई? नदी कहां है? केवल आपकी इस वाले एरिया में, यही तो। अब इसके आसपास में होगा नहर, निकाल देंगे नहर। ठीक है ना, और वो भी भाई नदी में पानी होना चाहिए है, और वहां से नहर निकालने का रास्ता भी होना चाहिए। अब शहर से थोड़ी निकाल देंगे बीच से नहर, गौला नदी है ये। अब अगर बेटा हमको इधर ले जाना होगा मैं पानी, मतलब कालाढूंगी साइड में, तो यहाँ पर नहर थोड़ी डाल देंगे बीच में ऐसा करके? नहर डाल देंगे क्या? नहीं है। कैसे करेंगे? वहां ट्यूबवेल खोदेंगे, जमीन के नीचे से खोद के निकालेंगे पानी को, फिर उसको खेतों में डाल देते हैं वहीं से। ट्यूबवेल से होती है सिंचाई, नहर से बहुत कम होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे नहर से ही होती है, और थर्ड नंबर पे होती है तालाब से। याद रखना। अब देखो एक बात अतुल, दक्षिण भारत का बेटा जो आपका एरिया है ना, साउथ का एरिया, जो आपका दक्षिण भारत का एरिया है, ये वाला एरिया बेटा आपका पठारी है। कैसा एरिया है? पठारी है, पूरा पत्थर से बना हुआ है। तो यहां ट्यूबवेल खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, और जब ट्यूबवेल नहीं खोदते नहर भी नहीं खोदेगी। तो दक्षिण भारत में ज्यादातर सिंचाई बेटा तालाब से होती है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई किससे होती ज्यादा? दक्षिण लिखो, भारत में, दक्षिण भारत में सिंचाई तालाब से ज्यादा होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? दक्षिण भारत में लिख लो सिंचाई तालाब से बेटा आपकी सबसे ज्यादा होती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर इनपुट की बात करते हैं तो इसमें 3 इनपुट आपके महत्वपूर्ण है। पहला सीड्स, दूसरा क्या था आपका? उर्वरक, और तीसरा क्या है? तीसरा है सिंचाई। इतनी बात समझ आ रही है? और भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है, सेकंड नहर से होती है, तीसरी किससे होती है? तालाब से। याद रखना आप इस बात को। क्लियर हो गया है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ी आगे बात करते हैं। हेडिंग लिखो अगला, इनपुट के बाद अगली हेडिंग लिखो। इनपुट के बाद अब थोड़ी आप अगली हेडिंग लिखो जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि बेटा क्या होती है? जरा इसको लिख लो, जैविक कृषि। सॉरी, हाँ अगला हेडिंग है, इनपुट खत्म हो गए हैं, अगला हेडिंग। ठीक है, देखो आपको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक आसान है इसलिए स्पीड पढ़ा रहा हूं, है ना भाई। अब सब में अगर बहुत टाइम लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना भाई? इसमें तो समझाने वाला कुछ है नहीं, सीधी सीधी बातें हैं, बस उसमें ज्यादा क्या टाइम लगाना है, नहीं? ठीक है, लिखो, क्या लिखा आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जैविक कृषि। ठीक है, अच्छा बेटा आप, मैंने अभी आपको क्या लिखा था? क्या लिखा था आपको? उर्वरक। जैव उर्वरक लिखाया था ना, क्या होता है ये? कहीं आपका सूक्ष्म जीव है जो क्या करते हैं? उर्वरकता को बढ़ाते हैं। और जैव उर्वरक का जो विकास केंद्र वो कहां है? गाजियाबाद में। भारत में तो हम आप एक याद रखना, जैव उर्वरक में जो सबसे ज्यादा जिस जीव का प्रयोग होता है ना, वह है राइजोबियम।
राइजोबियम एक जैव उर्वरक है, ठीक है। आपको पता है ना, जो दलहनी वाली बेटा आपकी फसलें होती हैं उनकी जड़ों पाया जाता है ये, और मेनली ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ठीक है। एक बात ये छूट गई है, इसको लिख लो, जो आपका जैव उर्वरक है इसमें कहीं पे आप लिख लो, राइजोबियम एक प्रमुख जैव उर्वरक है। राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या है? एक जीव है, सूक्ष्म जीव है एक, ठीक है। एक प्रमुख क्या है? जैव उर्वरक है, ठीक है ना। यह बड़ा आप ऐसा कह सकते हैं कि जैव उर्वरक के रूप में हम लोग सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये लिखो, एक बात लिखो, यह है दलहनी फसलों की जड़ों पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में, दाल वाली जो आपकी होती है उनकी जड़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। हो गया है। और इसका मेन काम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सर इसका मतलब क्या है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको बेटा क्या करता है? ये जमीन के अंदर ले जाता है। मतलब आप ये समझ लो, देखो, क्योंकि ये जमीन के अंदर रहता है तो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसका संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है का मतलब क्या है? उसे खा लेता है, और खा लेता है तो बेटा ये कहां है? जमीन के नीचे। तो बेटा ये कहां चली जाएगी? नाइट्रोजन जमीन के नीचे चली जाएगी, इसके शरीर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है? जो राइजोबियम है ये वायुमंडल की बेटा नाइट्रोजन क्या कर लेता है? उसको, उसका संश्लेषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे खा लेता है, ठीक है। और रहता कहां है? जमीन के अंदर। तो भैया वो नाइट्रोजन, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन कहां चली जाएगी? अपनी जमीन के अंदर चली जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। सीधी सी बात यह है, याद रखना, कोई भी जीव नाइट्रोजन का सीधे प्रयोग नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन का प्रयोग हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके होता है। मैंने आपको पहले बताया होगा बिना कभी, ये ठीक है। आगे मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी आप ये समझो, आगे आएगा आपका ये सब चीजें। अभी आप ये समझो कि जो राइजोबियम है ये दलहनी फसलों की जड़ों पाया जाता है, ये एक प्रमुख जैव उर्वरक है, और ये बेटे क्या काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण काम करता है। का मतलब सर क्या है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन उसको मिट्टी में पहुंचाता है, ये इसका प्रमुख काम है, ठीक है। अब आप लिखो जैविक कृषि, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या होती है? जैविक कृषि, ठीक है। भाई जैविक कृषि बेटा क्या है? कृषि की एक विधि है, लिख लो, ये कृषि की एक विधि है। जैविक जो कृषि है ये कृषि की एक विधि है। जैविक कृषि कृषि की एक विधि है, ठीक है। जो मेन बात बेटा क्या है? जो रासायनिक उर्वरक, ठीक है। जैविक कृषि कृषि की एक विधि है जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के न्यूनतम प्रयोग पर बेटा क्या होती है? आधारित होती है, ठीक है। जैविक कृषि का मतलब यह है ऐसी कृषि का मेथड जिसमें हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का न्यूनतम हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऐसी कृषि को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। ऐसी कृषि को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। आप एक बात ये याद रख लेना, ठीक है। हो गया है। चलो, कीट बेटा नाशक का मतलब क्या है? कीटनाशक किसे बोलते हैं हम? मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का न्यूनतम प्रयोग। रासायनिक उर्वरक तो आपको समझ में आ गया है सर, क्या है? यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सब क्या ही है? सब क्या ही है? रासायनिक उर्वरक। एक तो इसका प्रयोग कम करना है, दूसरा कीटनाशक का प्रयोग कम करना है। सर ये क्या है? ये भी रसायन ही है। हम जो कीड़ों को मारने के लिए जो रसायनों का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं कीटनाशक, ठीक है। तो छिड़काव वगैरह करते हैं ना, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो उसका प्रयोग भी हमें क्या करना है? न्यूनतम करना है।
ऐसी जो फार्मिंग है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? एक बात लिखो, ठीक है, हो गया है। चलो, तो अच्छा, हम जो रासायनिक उर्वरक का हम प्रयोग क्यों कर रहे थे? प्रयोग क्यों कर रहे थे हम? उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। अब ऑर्गेनिक जब हम फार्मिंग करेंगे तो उसमें इनको तो हम डालेंगे नहीं, तो फिर बेटा आपकी उर्वरकता कैसे बढ़ेगी? जैविक कृषि में उर्वरकता बढ़ाने के लिए सबसे मेन काम हम करते हैं फसल चक्र का। किसका प्रयोग करते हैं हम? फसल चक्र का। मैंने आपको बताया ना, तो फसल चक्र भी क्या है आपका? फसल चक्र से क्या होता है? उर्वरकता में वृद्धि होती है। ठीक है, लिखो इसमें, यानी कि जैविक कृषि में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, जैविक कृषि में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, जैविक कृषि में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, उर्वरकता को बढ़ाने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, ठीक है, हरी खाद हो गया है, आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हो गया है। इसके अलावा गोबर की खाद, कंपोस्ट। कंपोस्ट बेटे क्या होता है ना, जिसे हम बहुत टाइम तक रख करके हम, जैसे गोबर है, गोबर को हमने बहुत टाइम तक रख दिया, वो कंपोस्ट बन जाता है आपका। ठीक है, कंपोस्ट। ठीक है, जैवनाशक यानी कि बायो पेस्टिसाइड ने कहा जाता है। बायो पेस्टिसाइड मतलब हमें इनका प्रयोग करेंगे हम। जैवनाशक मतलब देखो, कीड़े तो हमें भगाने ही हैं, लेकिन कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कीड़े जो अन्य कीड़े को खा लें, ऐसा वाला कुछ। ठीक है, लिखो जैवनाशक का प्रयोग करेंगे। वो बायो एजेंट, इसे बोलते हैं क्राइसोपा, बायो एजेंट का उपयोग करते हैं। बायो एजेंट यानी कि क्राइसोपा। सर ये क्या है बायो एजेंट? मतलब बेटा कुछ ऐसे कीट जो अन्य कीटों को भगा दें। ठीक है, बायो एजेंट क्राइसोपा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो इनके बेटा प्रयोग से क्या होता है? एक तो हम क्या करेंगे, फसल चक्र का प्रयोग करेंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे, कंपोजिट का प्रयोग करेंगे, गोबरी खाद का हम प्रयोग करेंगे इसमें। इसके बेटा अलावा हम जैवनाशक का प्रयोग करेंगे और बायो एजेंट यानी क्राइसोपा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? एक तो आपकी फसल की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी, दूसरा पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एक बात लिखो, इससे उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो बेटा एक बात और लिख लो, आज की आखिरी। लिखो, देश का पहला संपूर्ण जैविक कृषि राज्य कौन सा है? पहला कृषि राज्य कौन सा है? जैविक कृषि राज्य जिसने ये सब बंद कर दिया, खाद वाद ये सब रासायनिक उर्वरक बंद कर दिया है, कौन है? केरल। और कोई बता दो, जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन सा हमारा? कितनी बार मैंने आपको बताया होगा बेटा, करंट अफेयर में भी इधर उधर कितनी बार बताया होगा मैंने आपको। जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। बेटा क्या आपका जैविक कृषि वाला आपका पहला राज्य। ठीक है, तो बेटा यहां तक का आज हमने कर लिया है। आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं, कल बेटा हम इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम से आ जाए करो बेटा, करेक्ट 11 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, है ना? जितना लेट आप करोगे उतनी लेट क्लास।